नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर एवं जीके जीएस के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात की जा रही है। और डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इसी के साथ बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इसका सही जवाब होगा लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने 1526 में मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और डेट याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो याद रखिएगा तानसेन अकबर के दरबार में था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो दोस्तों हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा पहली बार बाबर ने पश्चिम से होकर पंजाब से भारत में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली, बाबर एवं इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और इसका सही जवाब होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय का सही नाम सदाशिवराव भाऊ पेशवा है, याद रखिएगा, और उन्हीं को बाजीराव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इसके अलावा डेट याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। और अगर बात पानीपत के दूसरे युद्ध की जाए तो 5 नवंबर 1556 को 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर एवं हेमू। और हेमू का ही नाम दोस्तों विक्रमादित्य भी आपको देखने को मिल सकता है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय का सही नाम था सदाशिवराव भाऊ पेशवा। और आपको ऑप्शन में मराठा एवं अफगानों के बीच भी ऑप्शन मिल सकता है पानीपत का तीसरी लड़ाई का, याद रखिएगा। और इन तीनों की डेट भी काफी महत्वपूर्ण है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के बीच, और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों एवं अफगानों के बीच या सदाशिवराव भाऊ पेशवा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले चंपारण बिहार में प्रयोग की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब चंपारण होगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1930 में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसे ही दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या रॉलेट आंदोलन। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा फरवरी 1922 में
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई चोरा चोरी हिंसक घटना के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। और असहयोग आंदोलन की भी अवधि याद रखिएगा, 1920 से 1922 तक चली थी। और 1922 में चोरा चोरी हिंसा की घटना हुई, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन निरस्त कर दिया था। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की तिथि भी याद रखिएगा। सॉरी, असहयोग आंदोलन की तिथि तो 1920 से 1922 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि याद रखिएगा, 15 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह डेट काफी महत्वपूर्ण है, 15 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न को स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरविंद घोष द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों विज्ञान का प्रश्न है और आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, जो कि पृथ्वी की परपटी पे या भूपरपटी पे 46.6% मौजूद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन में दिया है कार्बन, चांदी, पारा या सोना। तो गलनांक की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में सिर्फ पारा मौजूद रहता है, पारा यानी कि मरकरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कैल्शियम, लोहा, जस्ता या तांबा में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में उपयोग की जाती है? तो दोस्तों सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एलपीजी की अगर बात की जाए तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी में, और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मापक होता है डेसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है, पूछा गया है घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो याद रखिएगा घड़ी की स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं स्थितिज ऊर्जा घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं वह हैं, उनका नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा वह रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं उन्हें सिरा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, सिरा। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु, लिम्फोसाइट्स या इओसिनोफिल्स। तो याद रखिएगा एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और प्लेटलेट्स का याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का थक्का या खून का थक्का किसकी मदद से जमता है, तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स एवं विटामिन के इसका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 120 दिन। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, यानी कि जो सबसे रक्त ग्रहण कर सके? तो दोस्तों एबी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रक्त ग्रुप होता है या रक्त समूह होता है, और ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूएई और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरत एवं इजराइल ने अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, इजराइल।
अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों फॉर्च्यून के अनुसार एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की थी। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया था? दोस्तों इस वैक्सीन को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है, इसने विकसित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कंपनी कहां पर स्थापित की है? तो दोस्तों अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु में यह भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान कंपनी स्थापित की है। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? दोस्तों इस अभियान का नाम भी याद रखिएगा, पुनीत सागर, और यह एनसीसी द्वारा शुरू किया गया है जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपनी ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए मैपनार्ड इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए मैपनार्ड इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव दिया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुजरात राज्य के डाक विभाग ने सबसे पहले ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जातीय आधार पर जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यह काफी ट्रेंडिंग आपने देखा होगा, न्यूज में भी है, और बिहार राज्य ने यह निर्णय लिया है कि वह जनगणना जातीय आधार पर कराएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य है? दोस्तों यह प्रश्न इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन 2021-22 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, जहां शीर्ष चीनी उत्पादन हुआ या सर्वाधिक चीनी उत्पादन हुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत राजस्थान द्वारा की गई है, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिल्ली ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने वृक्षारोपण नीति लागू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों FSSAI यानी कि फसाई का पूर्ण रूप होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसने बिहार राज्य के रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्लू ड्यूक को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई सिक्किम राज्य में पाई जाती है और यहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे इनके राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी इंडिया ने किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो याद रखिएगा, मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, याद रखिएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगला प्रश्न है, किस देश ने खान क्वेस्ट अभ्यास किया? तो दोस्तों खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ही NHAI कहा जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो दोस्तों अदानी ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया गया है HPCL द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा, क्रिकेटर विराट कोहली ऐसे पहले भारतीय हैं जिनके 200 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में किस योजना के तहत भर्ती की जाएगी? तो आप सभी जानते हैं भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अपने सबसे बड़े पौधे जिसका नाम है बोगडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज कहां पर की है? तो दोस्तों यह खोज अमेरिका में की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो यह प्रश्न बनता है कि फिशिंग कैट गणना कहां की गई थी? तो उड़ीसा की चिल्का झील में। और याद रखिएगा यहां 176 कुल मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? दोस्तों परिचालन अधिकारी यानी कि CEO। और मेटा ने जोवियल ओलिवन को अपना नया CEO नियुक्त किया है, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है? फॉर्मेट, लेबल एवं मूव एक एक्सटर्नल कमांड है, लेकिन प्रॉम्प्ट एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुक्रमादेशीय का लाभ नहीं है? प्रभात क्षमता में वृद्धि, कम से कम प्रतिक्रिया समय, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड में कमी, या जॉब के लिए प्राथमिकताएं प्रदान करने की क्षमता। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड में कमी बहुक्रमादेशीय का लाभ नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक जावा कंस्ट्रक्टर है, क्लास एवं कंप्यूटर का एक ही नाम से घोषित किया जाना यह होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं यह भी होता है। तो आ और बा दोनों सही इसका जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक जावा कंस्ट्रक्शन क्लास एवं कंस्ट्रक्टर एक ही नाम से घोषित किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी उपयोग होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रियाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ही प्रवाह क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांशतः ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, डायरेक्टरी सिस्टम जो अधिकांशतः ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है वह है ट्री डायरेक्टरी संरचना या ट्री डायरेक्टरी सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों इसे आप स्टार मार्क करिएगा, यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली में क्या फायदे हैं? ऑप्शन है, आसान भंडारण और फाइल नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। एक अनावश्यक सुविधा, फाइलों की एक बड़ी संख्या के लिए अनावश्यक है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी आसान भंडारण और फाइल के नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक लैंग्वेज के संदर्भ में बाइट कोड क्या है? दोस्तों बाइट कोड होता है एक कंपाइलर द्वारा बनाया गया कोड।
एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार, एक जावा वर्चुअल मशीन द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार, एक जावा स्रोत फाइल के लिए और नाम, एक क्लास इंसर्ट मेथड के भीतर लिखा कोड। तो दोस्तों यह जावा कंपाइलर द्वारा बनाया गया एक कोड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, शिफ्ट प्लस एंटर, मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।